बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हम चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। हमने ऑफ़र के एसेंशियल्स पढ़े थे। हम अब रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र को स्टडी करेंगे कि देखो, रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र है यानी मैंने लेट्स सपोज किसी को ऑफ़र की है तो ऑफ़र रिवोक कब कैसे हो सकती है, टर्मिनेट कैसे हो सकती है, कैंसिल कैसे हो सकती है। देखो, सबसे पहली बात कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन कि आप अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, बट बिफोर एक्सेप्टेंस। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को मैंने कहा कि आपने मुझे ऑफ़र की गाड़ी है, जो वो कहता है मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद बता दे। अब यानी 2 दिन मुझे वेट करना है। तीसरा दिन आता है ना, तो मैं क्या कहे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑफ़र रिवोक हो जाएगी, या मैं उसको बाकायदा इन्फॉर्म कर दूंगा चूँकि आपने 2 दिन का टाइम मांगा था। नोटिस ऑफ रेवोकेशन की बात हो रही है, आप या मैं उसको नोटिस भेज दूँगा, वर्बली कह दूँगा या रिटर्न भेज दूँगा कि चूँकि अब आपका टाइम गुजर गया, इसलिए मैं अपनी ऑफ़र को क्या करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। देखो, अक्सर आपने देखा होगा बिड्स होती हैं। एक बंदे चौधरी साहब ने बिड लगाई, उनका 5 लाख की मैं गाड़ी लूँगा। वो कहता है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख। तीसरे से पहले क्या होता है, चौधरी साहब कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लेनी। ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र वहीं पे क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। लैप्स ऑफ टाइम, आपने 5 दिन का टाइम दिया है, 5 दिन बाद ऑफ़र एक्सेप्ट होगी। अगर 5 दिन में ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली छठे दिन ऑफ़र क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। आपको क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज व्हाट इज़ ऑफ़र, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र और डिस्कस द मूड्स इन विच ऑफ़र कैन बी रिवोक्ड। उस सूरत में आपने सारे एसेंशियल्स बताने और साथ एटलीस्ट एक एग्जांपल लाजमी दे दी है। केस लॉज याद हो जाते हैं, जैसे ये आरवी होटल कॉर्पोरेशन वर्सेस मॉन्ट्री फॉर, इस तरह का याद हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है फ्यूचर में भी। अगर इस तरह का केस लॉ नहीं याद हो रहा तो आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग शो हो सके। फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, वही बात आ गई, 4G पे लोगे तो बाइक मिलेगी। देखो, सी ऑफर टू सेल ही स्कूटर टू बी फॉर ₹50,000 इफ़ बी गेट्स एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, बी फेल्स टू गेट परमिशन, द ऑफर इज रिवोक। जब आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी को ऑफ़र की है, ऑफ़र टर्मिनेट हो जाती है जैसे वो बंदा पागल हो गया या डेथ उसकी हो गई, ऑफर की बात हो रही है। इफ़ द ऑफर कम्स इफ़ द ऑफर कम्स टू नो दैट अबाउट डेथ बिफोर एक्सेप्टेंस, लेकिन फिर यहाँ पे बात क्या आ रही है, बिफोर एक्सेप्टेंस की आ रही है। एक्सेप्टेंस हो जाती है इफ़ द ऑफर डज नॉट नो अबाउट द डेथ एंड सेंडिंग ऑफ द ऑफर एंड गिव एक्सेप्टेंस, इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। In such a case, the legal representative of the deceased offerer will be bound by the contract. देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कहा कि जी मैं अपनी घर आपको सेल करना चाहता हूँ। कहता ठीक है, मैं लूँगा। उसे कहा कि आप रिटर्न बता दें। अब उसको नहीं पता लगा कि ऑफरर जो था उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। तो एक्सेप्टेंस क्या है, लीगल है, उसमें फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी फैमिली वाले जो है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। रेवोकेशन बाय ऑफरिंग अक्सर आपको मिलती होगी, वो कहते हैं मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आगे से चपेट आ गई है, क्या है, रेवोकेशन हो गई है। यानी जिस बंदे को आप ऑफ़र कर रहे हो वो बंदा उसी टाइम कह दे नहीं, मुझे आपकी ऑफ़र एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद काउंटर ऑफ़र आती है। ठीक है। एक्चुअली लगता है मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने क्रॉस ऑफ़र डिस्कस की थी। क्रॉस ऑफ़र और मेरे ख्याल में मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पे ना। क्रॉस ऑफ़र और काउंटर ऑफ़र में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्रॉस ऑफ़र क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी गाड़ी 4 लाख में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है। एक बंदा है, वो मेरी गाड़ी 4 लाख में ही ख़रीदना चाहता है। उसने भी लेटर लिखा कि मैं आपकी गाड़ी 4 लाख में सेल करना चाहता हूँ, मैंने भी लेटर लिखा मैं बेचना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, दोनों की तरफ से ऑफ़र आई है। जब दोनों की तरफ से ऑफ़र आती है तो उसको हम क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। तो उस सूरत में एक ऑफ़र ख़त्म हो जाती है और दूसरे पे फिर एक्सेप्टेंस आती है।
काउंटर ऑफ़र क्या होती है, वो वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम क्रॉस ऑफ़र में डिस्कस कर लिया था कि आपने लेट सपोज 4 लाख रुपए का है, मैं चीज़ भेजना है। अक्सर आप फीमेल्स जाती हैं शॉपिंग करने, वो अक्सर दुकानदार कहते हैं जी 5,000 का सूट है, वो आगे से कहती हैं 2,000 ले लो। दुकानदार का तो दिल करता होगा सर फाड़ दूँ, पर लॉ ये कहता है कि जब 5,000 उसने कहा है ना, तो आपने आगे से 2,000 की काउंटर ऑफ़र दे दी है। अब दोबारा उसको बोलो ना 5,000 पे दे दो, वो ना दे तो अब उस पर लॉफुली बाइंडिंग्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने 2,000 कहा था तो उसकी ऑफ़र वहीं पे क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर? डेथ और इंसैनिटी, देखो ऑफ़र ही है, उसकी डेथ हो गई है, इंसैनिटी पागल हो गया है, तो ऑफ़र क्या होगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई है। और इसी तरह उसमें दोनों सूरतों में देखो, ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय ऑफरी, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द डेथ। इफ द ऑफरी डाइज और बिकम इनसेन बिफोर द एक्सेप्टेंस, द ऑफर टर्मिनेट्स। एक्सेप्टेंस हो भी जाती है तो फिर भी लीगल रिप्रेजेंटेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर देखो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, जैसे हमने बात की कि पहले लॉ था, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे गाड़ी इंपोर्ट करके दो, मैंने कहा ठीक है मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। उसने कहा कि मुझे 2 साल पुरानी गाड़ी या 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा दो, मैंने कहा ठीक है, डील होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ, बाद में 5 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब बैन लगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑफ़र ख़त्म हो गई, टर्मिनेट, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो गई है, इलीगल हो गई है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखो सी ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी, द हॉर्स डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय बी, द ऑफर टर्मिनेट्स। चीज़ है, मर गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्लियर? फिर आगे देखो प्रिस्क्राइब्ड मैनर, देखो इफ़ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स स्पेसिफिक मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ़ द ऑफर टर्मिनेट्स इफ़ द ऑफर डज नॉट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द सेम मैनर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था मुझे आपने टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करना है, वो टेलीफोनिकली इन्फॉर्म नहीं करता, ऑफर टर्मिनेट। मैंने कहा उससे कि आपने मुझे रिटर्न लिख के भेजना, वो रिटर्न लिख के नहीं भेजता, ऑफ़र क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई है। क्लियर? तो ये आपके मेथड थे कि ऑफ़र टर्मिनेट कैसे होती है। एक्सेप्टेंस, देखो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent date to the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. कि जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है वो अपना एसेंट दे दे, विलिंगनेस दे दे, तो इसका क्या मतलब है कि ऑफ़र एक्सेप्टेड हो गई है। क्लियर? अब इसके भी वैलिड एसेंशियल्स हैं। इसी तरह हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना उनमें एसेंशियल्स तो लाजमी आने हैं। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग, देखो फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में 4-5 लोग बैठे हैं, एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने कहा यार मैं अपनी गाड़ी आपको सेल करना चाहता हूँ, यानी मिस्टर बी को, इतने में, ठीक है। मिस्टर सी उठ के कहते हैं नहीं मैं ले लेता हूँ, तो उसके वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑफ़र किसको हुई है, ऑफरी, ऑफरी कौन है, मिस्टर बी को। तो सिर्फ ऑफरी की तरफ से एक्सेप्टेंस आ सकती है, किसी और की तरफ से नहीं आ सकती। गुड, अब आप लोग आस्ता आस्ता ना पिक करने लग गए हैं। इसमें देखिए बोल्टन वर्सेस जॉन का केस है। ए सोल्ड हिज बिजनेस टू बी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर, J sent an order to A to buy goods, B received the order and supplied the goods, but held that there was no contract because J never made any offer to B. क्या आपने लेट्स कोई बिजनेस अपना सेल कर दिया, आपका पुराना सप्लायर था, फिर जो उसने ऑर्डर दी है, क्योंकि आपके दरमियान कोई रिलेशन बिल्ड ही नहीं हुआ तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर देखो एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बंदे को, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी 5 लाख में सेल करनी, दूसरा बंदा कहता है ठीक है मैं कहता हूँ 5 लाख कैश में सेल करनी है, वो कहता है मैं 5 लाख में लूँगा लेकिन मैं आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करूँगा, तो डैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यानी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए एज इट इज़, यानी जो ऑफरर की तरफ से ऑफ़र आ रही है वो एज इट इज़ क्या ऑफर है उसको क्या करें, एक्सेप्ट कर ले। क्लियर हुई है बात? उम्मीद है कि होगी, नहीं हुई तो मोस्ट वेलकम। आपको जहाँ पे भी क्यूरीज आ रही हैं मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
You are always welcome regarding any sort of questions you have. प्रेस्क्राइब्ड मैनर, वही बात कि जिस तरह से आपने ऑफरर ने कहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, रिटर्न है तो रिटर्न आए, ओरल है तो ओरल आए, टेलीफोनिक तो टेलीफोनिकली आए, उसी तरह से ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फिर देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो आप जब तक अगले बंदे को इन्फॉर्म नहीं करोगे तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्लियर है? फिर देखो एक्सप्रेस है और एम्प्लॉयड है, वही बात आ गई, वर्बल है, रिटन फॉर्म में भी है। ठीक है, इसी तरह देखो इन द ऑक्शन व्हेन द बिडर स्ट्राइक्स द हैमर ऑन द टेबल देयर इज एन इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। जब तीसरी दफ़ा आपका कहते हैं ना कि 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000, वो क्या है? एक्सेप्टेंस है, इम्प्लॉयड के सिनेरियो में आ जाती है। बाकी केस लॉ सैयद अहमद वर्सेस सैयद मुजफ्फर आप लोग देख लेना क्या है। फिर एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर। कभी इस तरह हुआ है, कभी किसी ने कहा हो हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी या दोस्ती कर लूँगी, नहीं, पहले हमेशा ऑफ़र आती है। तो इसी तरह जब हम बिज़नेस वर्ल्ड में बात करते हैं, हमेशा कोई बंदा भी मुँह उठा के नहीं आगे कह देगा मुझे अपना कंप्यूटर दे दो 5 लाख का। भाई क्यों दे दूँ, मैंने कोई ऑफ़र किया आपको। एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर, देयर मस्ट बी एन ऑफर फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस। फिर देखो रीज़नेबल टाइम, यानी आपने अगले बंदे को एक टाइम देना है, रीज़नेबल टाइम है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन दिया तो उस 3 दिन में बता दे, इन्फॉर्म कर दे। लेकिन वो टाइम पीरियड जब गुजर जाता है तो फिर वो काम नहीं रहता। अब देखो यहाँ पे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ द ऑफर स्पेसिफाई टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस द ऑफर यू मस्ट गिव द एक्सेप्टेंस। If no time period is specified, the acceptance must be given within reasonable time. अगर टाइम पीरियड नहीं है तो उसको रीज़नेबल टाइम में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। यहाँ पे वो शेयर्स का केस डिस्कस हुआ हुआ है। जो एक बंदे ने कहा जी नवंबर में मैंने शेयर लेने हैं, कंपनी ने दिए नहीं, तो कंपनी ने क्या किया है, लेटर ऑन दिसंबर में जाकर दिए, अगले 2 महीने बाद दिए, तो उन दिनों क्या है शेयर्स की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टाइम गुजर गया, टाइम लैप्स कर गया। क्लियर? अब देखो ये टॉपिक हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। कम्युनिकेशन मींस कि देखो अब देखो सिनेरियो सिंपल सा, जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तब कोई इशू नहीं है, और फ़ौरन एक्सेप्टेंस ऑफर हो रही है। लेकिन ज़्यादातर इश्यूज बनते हैं जब आप लेटर लिखते हो, रिटन फॉर्म में होती है। अब आजकल ईमेल भी आ गई, ईमेल पे भी फ़ौरन रिप्लाई हो जाते हैं, वो भी इतना इशू नहीं है। लेटर्स में लोग डील करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब देखो द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। कि फॉर एग्जांपल सी ऑफर बाय लेटर टू सेल अ वैन टू बी फॉर विच फाइल लेटर रिच सी ऑन 8 मार्च। द कम्युनिकेशन ऑफर इज़ कम्प्लीट ऑन 8 मार्च। आपने किसी बंदे को कहा कि मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ और उसको लेटर कब मिलता है, 8 मार्च को मिलता है, तो 8 मार्च को वो कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। अब देखो उसमें 3 सिनेरियोज हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन ड्यू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। यानी लेट्स सपोज एक बंदे ने मुझे लेटर लिखा, वो मुझे 8 मार्च को मिला, ऑफ़र आई, मैंने क्या किया, 9 मार्च को उसकी एक्सेप्टेंस बना के भेज दी। जब मैंने एक्सेप्टेंस बना के भेज दिया ना, तो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन एज एन एक्सेप्टर कह लो या ऑफरी कह लो या प्रोमिसर कह लो कंप्लीट हो गई है। क्योंकि जब मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, मेरे पास पावर में नहीं रहा। इसे देखो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, because it means that communication of the acceptance is complete against the offerer when the seller acceptance is posted to the offerer. When letter of acceptance is out of control of the acceptor, the communication of an acceptance is complete against the acceptor when the letter of acceptance comes to the knowledge of the offerer. यानी मेरे पास चला कंप्लीट, उसके पास कब कंप्लीट होगा, जब उसके पास वो पहुंच जाएगा। अब देखो ये एग्जांपल आपको सिनेरियो मज़ीद क्लियर करेगी। ए ऑफर बाय लेटर टू सेल अ वैन टू बी 5 लाख।
The letter reaches B on 8 March. B accepts the offer and put the letter on 9th March. The letter reaches A on 11th March. The communication is accepted complete against A when the letter is posted on 9th March. यानी जो ऑफरर है उस पर कब कंप्लीट होगी, जब अगले बंदे ने क्या किया है, वो लेटर पोस्ट कर दिया है। और जो दूसरा बंदा है जो इसने एक्सेप्टेंस भेजनी है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब ऑफरर को वो लेटर मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरह देखो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन हमेशा कब हो सकती है, बिफोर एक्सेप्टेंस, जो हमने बात की। रेवोकेशन मीन्स कैंसिलेशन, देयर मस्ट बी अ रेवोकेशन ऑफ ऑफर और एन एक्सेप्टेंस। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट against the person who makes it when it is put in due course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of control। देखो वही सेम सिनेरियो है। मैं लेट सपोज कहता हूँ कि जी मैंने ऑफ़र एक बंदे को भेजी है, ठीक है, उस बंदे ने रेवोकेशन भेज दिया मुझे आगे से ऑफ़र के, यानी उसको नहीं पसंद, टर्मिनेट करना चाहता है। जब उसने पोस्ट किया है तो कम्युनिकेशन मेरे एंड पे कंप्लीट होगी ऑफर के, उसके एंड पे कब कंप्लीट होगी, जिसमें वो मुझे मिल जाएगा, पहुंच जाएगा मेरे पास। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल को देख लेना, मज़ीद आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ रेवोकेशन क्या है, कम्युनिकेशन से पहले आप रिवोक कर सकते हो। अब इसमें एक बड़े मज़े का सिनेरियो है, वो बल्कि शायद आगे आएगा, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ वो भी, कि मैंने ऑफ़र भेजी है, ऑफ़र उस तक पहुँचने से पहले मैं रिवोक कर सकता हूँ। इसी तरह उसने एक्सेप्टेंस भेजी है, एक्सेप्टेंस पहुँचने से पहले वो रिवोक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। ठीक है। अब if the letter of acceptance is delayed or lost, देखो सिनेरियो बड़ा मज़ेदार है कि आपने एक ऑफ़र की है, उसने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो when the letter of acceptance is posted the offerer is bound। देखो हम कहते हैं कि ऑफरर की क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, वो बाउंड है, वो वेट करेगा लेटर का। In order to bound the offerer, the letter must be stamped correctly, addressed and properly posted। लेकिन एक्सेप्टर क्या है, बाउंड नहीं है। टिल इट रीचेज, जब तक वो ऑफर तक पहुंच नहीं जाता एक्सेप्टेंस की बाइंडिंग्स नहीं आती। क्लियर हुई है बात। और इसी तरह हमारे पास ये लास्ट चीज़ है कि व्हेन बोथ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन एक्सेप्टेंस आर रिसीव्ड एट द सेम टाइम। देखो फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया, आपके पास लेटर ऑफ रेवोकेशन भी आ गया, दोनों आ गए, मेरे टेबल पे दोनों पड़े हैं। अब क्या करें, लॉ ये कहता है जो मैं पहले खोलूँगा ना वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। अगर लेटर ऑफ मैंने एक्सेप्टेंस खोल लिया तो वो एप्लीकेबल है, अगर लेटर ऑफ रेवोकेशन खोल लिया तो वो एप्लीकेबल है। इसमें कई सिनेरियोज आते हैं कि लेट्स सपोज वो कैसे मानेगा कि ये ठीक है, ये गलत है, ये फ़लान है, ये है। देखो उसमें लॉ में जब अदालत में ज़्यादा फिर चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ती हैं। लास्ट चीज़ इस चैप्टर की हमारे पास क्या है, अगर आप टेलीफोनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगर टेलीफोन की कम्युनिकेशन लाइनें ठीक हैं, आवाज़ ठीक आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, आपने देख लेने हैं। कोई इश्यू हो, कोई क्यूरी हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के CRGR को बता दें, मुझे कम्युनिकेट कर देगा, तो मैं आप जो भी क्यूरीज है मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।